मुल्तान और सिंध को कितना ईस्वी में जीता है? तो 712 ईस्वी में जीत लिया था। ठीक है। और अरब आक्रमणकारी कहाँ से आए थे? किस माध्यम से भारत आए थे? बोलन दर्रे से आए थे। किस दर्रे से आए थे? बोलन दर्रा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब आक्रमणकारी भारत में किस दर्रे से प्रवेश किए थे? तो बोलन दर्रा। अब कहिएगा बोलन दर्रा, दर्रा होता क्या है? दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, गैप होता है, जिस रास्ते से बोलन दर्रा के माध्यम से ये लोग जो थे, कहाँ से? तो मध्य एशियाई देशों से, जहाँ इराक, ईरान, फारस देशों से ये लोग आक्रमण करते हुए भारत की ओर आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी था। ठीक है, गजनी का, सॉरी यहाँ पे गजनी का शासक सुबुक्तगीन था। इसके बाद गजनी आता है जो 17 बार आक्रमण करता है। तो तुर्क आक्रमणकारी पूछे तो क्या बोलना है? गजनी को बोलना है। अगर अरब मुस्लिम बोले तो क्या बोलना है? मोहम्मद बिन कासिम को बोलना है। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, गजनी का शासक कौन था? तुर्क आक्रमणकारी प्रथम, तो सुबुक्तगीन। क्या नाम है? देखो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है बार बार और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अगर पूछे अरब मुस्लिम तो मोहम्मद बिन कासिम बोलना है। अगर पूछे तुर्की मुसलमान तो प्रथम तुर्की मुसलमान गजनी का था, सुबुक्तगीन था। ठीक है, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सामने देखो, इधर सामने बैठ के कनेक्ट कर लेता है। जो नहीं आया उसके लिए है। अब इधर यहाँ एडमिट ही नहीं करना। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 तक कुल कितना आक्रमण किया? 17 आक्रमण किए। और इसका उद्देश्य केवल धन लूटना था और धन प्रचार करना था, और कुछ नहीं। ये इसका उद्देश्य यहाँ पे शासन करना नहीं था। ये जो आते थे महमूद गजनबी, वो आक्रमण करके, लूट करके यहाँ से सोना चांदी जो भी हो, हीरे जवाहरात ले जा करके मध्य एशिया में अपना शासन करते थे। उनका जो है यहाँ पे रह करके शासन करना उद्देश्य नहीं था। ठीक है, 17 बार टोटल आक्रमण किया है। किसने? महमूद गजनबी ने। और सबसे अंतिम आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर अटैक था, जो कि सबसे फेमस घटना है। ठीक है, महत्वपूर्ण आक्रमण में माना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ पे कब आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में। कहाँ है? और भगवान शिव का मंदिर है। जहाँ नाथ लगा हो तो समझ जाइए शिव का मंदिर है। सिर्फ एक मंदिर को छोड़ के, जगन्नाथ, वो भगवान विष्णु का मंदिर है। बाकी नाथ लगा रहे, पारसनाथ, चाहे वैद्यनाथ, चाहे जो भी नाथ चले जाइए, कैलाशनाथ, सभी जो है क्या है? शिव हैं। ठीक है, शिव का मंदिर है। तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार पूछ देता किस देवता को समर्पित मंदिर है। ठीक है, अब देखिए, महमूद गजनबी से ही मोहम्मद गोरी भी सीखा। ठीक है, महमूद गजनबी से ही मोहम्मद गोरी भी सीखता है। चूँकि जो आक्रमणकारी आते हैं, महमूद गजनबी, उससे पहले उसे बहुत ज़्यादा धन संपदा मिलता है यहाँ से। तो ज़्यादा धन संपत्ति मिलने के कारण तो आने वाले जो और भी मुसलमान होंगे उसको प्रोत्साहन मिलता है, और वही देख करके मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। और ये तुर्क का रहता है। कहाँ का रहता है? तुर्क का रहता है। मोहम्मद गोरी के बारे में आपको कहानी हमने बताया है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। उससे पहले भी वो भारतीय क्षेत्र में भीम द्वितीय से लड़ता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उससे भी हार जाता है। तो मोहम्मद गोरी ऐसा नहीं है कि भारत में अटैक किया तो जीत ही गया था। ठीक है, तो पहले भीम द्वितीय से हारा, फिर पृथ्वीराज चौहान से भी हारा, लेकिन फिर भी वो अटैक करते रहता था। ठीक है, फिर दोबारा जब 1192 ईस्वी में अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान उसमें हार जाते हैं। और पृथ्वीराज तृतीय उनका पूरा अगर नाम पूछेगा तो पृथ्वीराज तृतीय रहते हैं। देखो वो पोस्ट है, पृथ्वीराज चौहान जो है ना, वो पोस्ट का नाम था।
वो जो भी राजा बनता था उसको पृथ्वीराज चौहान ही कहा जाता था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय लगाया जाता है। और ये भी कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करा देता है एग्जाम में, जब पूछेगा कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किनके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी, तो वहाँ आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा वो पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है। और भीम द्वितीय एक शासक था जिससे मोहम्मद गोरी एक बार और हारा था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय क्षेत्र में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, और हम लोग जो है तुरंत मार करके पृथ्वीराज चौहान निकल जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान बाद में उसको पराजित करता, उससे पहले भीम द्वितीय उसको पराजित कर चुका था, ठीक है। अब देखिए, महमूद गजनबी के विपरीत मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करना। इसका उद्देश्य, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लूटपाट ही नहीं करना था, बल्कि ये जो आता है मोहम्मद गोरी, यह मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालता है। और इसके बाद ही आप देखिएगा गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुल खिले तो सूंघ लो, नहीं ये ट्रिक है, गुल खिले तो सूंघ लो। दिल्ली सल्तनत पे पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा। गुल खिले तो पर तुगलक वंश, सौ पर सैयद वंश, लो पर लोधी वंश। तो गुल खिले तो सूंघ लो। कई बार डायरेक्ट रूप से आपको ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से आप बताइए या अरेंज कीजिए कौन वंश पहले आया, ऊपर नीचे दे करके ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 में, उसका 4 3 2 1 1 2 3 4 करके ऑप्शन आपको बनाया जा सकता है। तो ये एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि सबसे पहले गुलाम वंश आता है, गुल, फिर खिले, खिले पर खिलजी, तो पर तुगलक, ठीक है, गुल खिले तो स्व पर सूंघ लो, स्व पर सैयद, लो पर लोधी। तो गुल खिले तो सूंघ लो या गुलाब खिले तो सूंघ, ट्रिक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। तो मुस्लिम साम्राज्य की भारत में अच्छे से नींव डालने में सफल कोई व्यक्ति रहा तो वो था मोहम्मद गोरी, नींव डालने, ठीक है। अब आ जाइए 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत काल। इसको क्या कहा जाता है? 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत काल। और 1526 के बाद के काल को क्या कहा जाता है? मुगल काल। 1526 के बाद के काल को क्या कहा जाता है? मुगल काल, ठीक है। उससे पहले दिल्ली सल्तनत काल। तो ये जो गुल खिले तो सूंघ लो जो ट्रिक बताएंगे, दिल्ली सल्तनत काल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको हम बताए थे कहानी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी कैसे वहाँ पे युद्ध होता है। ऐसे अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग कहानी है। एक कहानी जो पृथ्वीराज रासों में जो चंद्रवरदाई ने लिखा है उसके हिसाब से वो बोलता है कि वह मोहम्मद गोरी की हत्या करता है। और कैसे करता है? तो वो बार बार बोलते रहता है मोहम्मद गोरी के सामने में कि हमारे जो राजा है ना उनको ध्वनि बाण चलाने आता है, ये आता है, वो बड़ाई करता है। मोहम्मद गोरी को बुरा लगता है तो वो क्या करता है कि कहता है चलो ठीक है, तुम्हारा अगर शासक राजा जो है ध्वनि बाण चलाने आता है, शब्द वेदी बाण, तो मगरमच्छ के आँख में अगर वो तीर मार देता है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा और कुछ दिया हुआ कर देंगे। कुछ बोला, आँख तो फोड़ ही दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये बोलता है चंद्रवरदाई की चाल रहती है, ये दोनों पहले से प्लानिंग कर लेता है कि कैसे मोहम्मद गोरी को मारना है। और उसी दरमियान में मगरमच्छ के मारने के जगह पे वह इशारा में गाना जो गाता है चंद्रवरदाई, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। और यह बात जो है वह चंद्रवरदाई कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बता देता है कितने दूरी पर है, कितना 4 बांस की दूरी पे है, 24 गज है, 8 उंगली है, ठीक है, इतना तक बता देता है उसको। अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान।
और उसके बाद कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। जो भी हो, उसके बाद उसका गुलाम का नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का नींव डालना कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। अगर बोलेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश को बोलना है। यह आता है मात्र 4 वर्ष रहता है, 1206 से 1210। और 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़ा पे चढ़ करके जो खेला जाता है स्टिक से, उससे गिर करके, चौगान उसको हिंदी में बोलते हैं, उससे गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 4 साल ही शासन कुतुबुद्दीन ऐबक, और वह सिपह सालार के रूप में शासन करता था। मोहम्मद गोरी के सिपह सालार के रूप में, वह अपने आप को शासक नहीं कहता। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया है, क्योंकि वह लाखों का दान दिया करता था। ठीक है, ये सब उसकी विशेषता थी। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, जो कि अजमेर शरीफ में है। 2.5 दिन एक प्रकार का मस्जिद है। वो क्या है? कई बार पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद है। ठीक है, और कहाँ पे है? अजमेर शरीफ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी। किसकी नींव डाली थी? कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और लेकिन नींव ही डाला था, पूरा नहीं करवाया था। जैसे घर का होता है, नींव डालते हो, फिर छत 2 मंजिला 3 मंजिला, कोई जरूरी नहीं है कि जो नींव डाला वही बनाता है। ठीक है, तो वो नींव डाला था, लेकिन बनाने का काम पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे रजिया सुल्तान उसकी बेटी बनती है। तब तक वहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं। 1206 से 1526 तक कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। किसका शासन रहा? मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 पृथक वंशों का शासन रहा, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रिक बता ही दिए हैं, गुल खिले तो सूंघ लो करके आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। सबसे ज़्यादा इसमें तुगलक वंश रहता है। यह क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा था कि सबसे ज़्यादा किसका पीरियड है? गुलाम वंश में भी सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा था? तो तुगलक। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक एक करके स्टेप बाय। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी का घटना को पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी मारा गया, शब्द वेदी बाण चला करके। कौन मारा? कौन मारा? पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक उसी का गुलाम था। पहले लोगों का खरीद बिक्री होता था, दास प्रथा था, तो गुलाम लोग खरीदते थे। उसी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, चूंकि उसके मरने के बाद वही उसका सिपह सालार था, तो वही उसका शासन व्यवस्था करता है। और उसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, अब आ जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। बता दिए कहानी। उसके बाद इल्तुतमिश भी था किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन का गुलाम था। ठीक है, कहानी में यह है कि इल्तुतमिश एक अच्छा पढ़ा लिखा, मतलब संस्कारी लड़का था। छोटे उम्र में ही इसका भाई, 4 भाई रहता है, तो 3 भाई मिलकर प्लानिंग करता है और इसको बेच देता है। क्योंकि इसका पिता इसके छोटे बेटा को, अपने छोटे बेटा को ज़्यादा मानता है। इल्तुतमिश था छोटा, तो इसका जो 3 बड़ा भाई था इससे, वो तीनों प्लानिंग करता है कि ये रहेगा तो हम लोग को पिताजी नहीं मानेंगे, इसी को मानते रहेंगे। ऐसा करते हैं, इसको चलो बाजार में बेच लेते हैं। और उसको फुसला के ले गया और उसको बेच दिया। और खरीदने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन। देखा, संस्कारी बालक है, नहीं हर एक चीज़ से उसको लगा कि यह क्वालिटी वाला बच्चा है। उसको तो लग गया होगा कि कोई ना कोई इसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन उसको वो खरीद लेता है। आगे चल करके पूरा अध्ययन, सब शस्त्र शास्त्र सब कुछ सिखाता पढ़ाता है सब कुछ आगे चल करके। ठीक है, और इल्तुतमिश ने, ये कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी से इल्तुतमिश का निकाह भी करवा दिया, विवाह।
यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था इल्तुतमिश। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। क्या चीज़ का ज्ञान? दामाद बना लिया, योग्य है, अब सिपा सालार है, योग्य है तो किसी को तो बनाएगा ही, तो योग्य आदमी को बना लिया आपने। नहीं, तुमको काहे तकलीफ हो रहा है? बनाया वो, तकलीफ इसको हो रहा है, तुमको भी बनाना है, बना लो। क्या रे, क्वालिटी रखो, कोई ना कोई चूज कर लेगा, किसी के नज़र में आ जाओगे। क्वालिटी बना के रखो, बन जाओ IAS। देखो एक से एक जो है, नहीं तो तकलीफ मत करो, बेचारा बना लिया अपना दामाद। वो कौन सा यहाँ बड़का राजा महाराजा, तो वो भी तो दासे था। नहीं, चलिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, निर्माण को पूरा करवाया। अगर पूछेगा तो बोलना है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से। और इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल मुद्रा का भी प्रचलन किया। तांबे का क्या कहलाता था सिक्का उस समय? जीतल। और चांदी का जो सिक्का क्या कहलाता था? टका। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कौन सा काल में? सल्तनत काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो आज भी आप बंगाल में जाइएगा, ठीक है, या आप जाइएगा बांग्लादेश में, आज भी वहाँ टका है ना? आप सुनते होंगे वहाँ का मुद्रा क्या है? टका ही है, आज भी है, ठीक है। तो टका चांदी के सिक्के, और हमारा मुद्रा क्या है? रुपया। चूँकि शेर शाह सूरी ने हमारे यहाँ चांदी का सिक्का चलाया था, उसका नाम रखा गया था रुपया। रुपया इसीलिए चूँकि रुपयक शब्द से बना है और उसका अर्थ होता है चांदी, ठीक है। तो वही चांदी के ही संदर्भ में उसका नाम रुपया आगे चल करके हो गया रुपया, ठीक है। रूपक शब्द से बना है और वह चांदी उसका जो होता है, चांदी अर्थ होता है वास्तव में, ठीक है। तो उससे रुपया बना। तो लोग जब मुद्रा, अभी भी हम बोलते हैं कितने दाम में देते हैं, तो दाम जो था तांबे के सिक्के को कहा जाता था मुगल काल में, दाम। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कितने दाम में, दाम रेट यानी भाव, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने ये काम किया। साथ साथ इसने क्या किया था कि चालीसा का गठन किया। 40 सरदारों का एक टीम बनाया, सेनापति का 40, और उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में वो शासन करता था, ठीक है। चालीसा इसी को कहते हैं, चहलगानी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया। कुतुब मीनार के कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली की राजधानी लाहौर थी, और इसने क्या किया कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। तो ये याद रखना है आपको। तो ये 2-3 चीज़, तुर्क ये चहलगानी या चालीसा की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। यानी पूरे साम्राज्य को 40 भाग में बांट करके 40 अधिकारी नियुक्त कर दिया शासन करने। अभी भी होता है ना मुख्यमंत्री, 28 मुख्यमंत्री मिलके पूरे देश को संभाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में उसको बनाया गया, ठीक है। चलिए, वास्तविक संस्थापक अगर पूछे गुलाम वंश का, गुलाम वंश इसलिए कहते हैं कि यह गुलाम सब एक दूसरे का गुलाम ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम, इल्तुतमिश किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? गुलाम वंश कहा गया। अब देखिए, इसके मरने के बाद इसको बेटा भी था और बेटी भी थी। बेटा अयोग्य था, बेटा उतना योग्य नहीं था, ठीक है। लेकिन यह मरते वक्त कहा के गया था कि मेरी बेटी को ही राजगद्दी पे बैठाया जाए, ठीक है। आगे चल करके शुरुआत में जो है इसका बेटा बहराम शाह रहता है, उसको बनाया जाता है, लेकिन वह योग्य नहीं था, जिस कारण से दिल्ली के जो व्यापारी वर्ग थे, या जो भी कह सकते हैं राज्य घराने के जो सब अधिकारी सब थे जो वहाँ पे साथ में रहा करते थे, वो लोग विरोध करने लगे, ठीक है।
तब जा कर के उनकी बेटी जो रजिया सुल्तान रहती है, इसकी पुत्री इल्तुतमिश की, तो उसको गद्दी दिया जाता है। तो शुरुआत में तो ये लोग सोचते हैं कि अपने महिला को बनाएंगे तो अपने मन से जो होगा सो करेंगे, लेकिन बड़ी समझदार महिला रहती है रजिया सुल्तान। जब गद्दी पे बैठी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया इसने। रूप मतलब अब शासक वर्ग है तो वो अपने हिसाब से काम करेगी ना। इसने जो है पर्दा प्रथा का सर्वप्रथम त्याग कर दिया, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी भी आप चले जाइए अफगानिस्तान में पर्दा बुर्का प्रथा जो है अभी भी है। महिलाएं जो है अभी इंडिया में उतना नेसेसरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अब तुमको मन है कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। स्वेच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती था, ठीक है। अफगानिस्तान में ज़बरदस्ती है। आप चाह रहे हैं कि खुला में, लेकिन नहीं रह सकते, आपको उस नियम के अंदर ही रहना पड़ेगा। महिलाओं को खेलने का अलाउ नहीं है, महिलाओं को जो है पढ़ने का अलाउ नहीं है अफगानिस्तान में। अभी तालिबानी में जो मलाला यूसुफजाई को जो पाकिस्तान में जो नोबेल वहाँ मिला था, अमेरिका में जो दिया गया था, काहे दिया गया? क्योंकि वह जिस क्षेत्र से थी तालिबानी क्षेत्र, तालिबान लोग का वहाँ पे रहता है, तो वो लोग पढ़ने नहीं देता था। तो ये सब लड़की लोग को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजने के प्रोत्साहन करती थी, तो गोली चलाया गया, तो इसको भी गोली लगा था और भी बहुत सारी छात्रा को लगा था, लेकिन फिर भी ये जाना बंद नहीं। यही बहादुरी के लिए उसको मिला था ना। मलाला यूसुफजाई नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजाई। हाँ अभी भी है, उसको बहुत सारे अवार्ड मिलते रहता है, ठीक है। 14-15 से फेमस हुई है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि पर्दा प्रथा इसने त्याग दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि एक कोट जो है, हाँ क्या खुला टोपी और कुबा कोट पहन करके जो है अपना राज जो सिंहासन पे बैठने लगी, जिस कारण से जो तुर्की का जो धार्मिक गुरु था, इस्लाम का जो इन लोग का धार्मिक गुरु था, तुर्की का खलीफा वगैरह जो भी था, वो सबको बुरा लगने लगा, ठीक है, कि ये तो हम पे ही राज करने लगी। तो सब ने प्लानिंग किया, और उसी समय क्या होता है कि चालीसा में एक का नाम रहता है जो इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता है, अल्तुनिया। क्या नाम रहता है चालीसा में? अल्तुनिया। वो इसका विरोध करता है, ठीक है, रजिया सुल्तान का। तो वो उसको समझाने जाती है, और फिर दोनों में दोस्ती होता है। फिर आगे चल कर के दोनों शादी कर लेते हैं, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, ठीक है। और जब वह दूसरे जगह गई, तब तक इधर क्या किया गया, जो राजघराना के जो मुस्लिम अधिकारी थे, जो तुर्क खलीफा सब थे, धर्मगुरु जो वगैरह थे राज्य के दिल्ली के, वो क्या किए, तब तक जो है इसका बेटा जो रहता है आराम सा, ठीक है, उसको बना दिया जाता है, ठीक है। और वो जब रिटर्न हो रही थी अल्तुनिया के साथ विवाह करके, तो यूपी में कैथल के समीप उसकी हत्या करवा दी जाती, निर्मम हत्या दोनों का, अल्तुनिया और किसका? रजिया सुल्तान। एक ही कमी था रजिया सुल्तान में कि वह महिला, और कोई कमी उसके अंदर नहीं था। बहुत ही टैलेंटेड थी। अगर पूछेगा कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका या प्रथम शासिका भी दे देगा तो रजिया सुल्तान, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। प्रथम कह लो या अंतिम कह लो, प्रथम अंतिम दोनों यही है। कोई भी या ना तो तुर्क में ना ही मुगल में कोई महिला शासिका बनी, तो इसको आप प्रथम और अंतिम बोल सकते हैं। प्रथम भी थी महिला शासिका और अंतिम भी महिला शासिका। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसद शाह, नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया। और नसरुद्दीन महमूद जो था वो योग्य नहीं था, उसको उतना समझदारी नहीं थी। और उसी में जो चालीसा था उसका नाम था बलबन, जो 40 अधिकारियों का समूह था उसमें बलबन था। बलबन क्या करता है कि नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का शादी करवा देता है और सारा कमान अपने पास रख लेता है। अब दामाद जी हो गए तो फिर नहीं, जो कहेंगे तो सुनना तो पड़ेगा उनको,
और उसको उतना राजपाट से कोई माया मोह भी नहीं था। ठीक है, आगे चल करके इतिहासकार कहते हैं कि बलबन ने राजगद्दी हथियाने के लिए उसको पॉइजन दे दिया, जहर दे करके उसकी हत्या करवा दी। कई इतिहासकार का मतभेद भी है, कई इतिहासकार बोलते हैं वह स्वयं बीमार था, बीमारी से मर गया, लेकिन मैक्सिमम इतिहासकार ये बोलते हैं कि नहीं, उसको जो है जहर दे करके मारा गया। चलो वो इतिहासकार का बात है, ये नहीं पूछेगा कि क्यों मारा गया, काहे मारा गया, ये सब बैक टॉपिक है। बस आपको रजिया सुल्तान से पूछेगा प्रथम तुर्क मुस्लिम शासका या प्रथम मुस्लिम शासका भारत की कौन, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आज तक नहीं पूछा। उसके बाद क्या हुआ कि महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह को कौन दामाद बनाया, बलबन। बलबन बनाया, अपनी बेटी से शादी करा दिया, बाद में इसकी हत्या करके सारा राजगद्दी अपने हाथ कर लिया और इसने लौह रक्त की नीति अपनाई। यानी सबसे पहले ये जानता था कि राजा को कैसे कमजोर किया जा सकता है। इसने क्या किया कि चालीसा को ही समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम इसने क्या किया, जो 40 लोगों का जो समुदाय था चालीसा, उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि जानता था कि यही हमको आगे चल करके विरोध करेगा। इसीलिए उसने अपने दुश्मनों के साथ, या उसको थोड़ा भी लगता था कि अब मेरा एंटी जा रहा है, ठीक है, उसको क्या करता था, मरवा देता था। लौह रक्त की नीति इसको बोलते हैं। सजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया। सिजदा मतलब झुक करके दंडवत प्रणाम करना, पाबोस मतलब पैर चूमना, यानी झुक करके प्रणाम करना, और जो महाराजा हैं बलबन शासक हैं उनको पैर को चूमना है। और राजत्व का देवीय सिद्धांत, ठीक है, इसी ने ही दिया। यानी वो बोलता था बलबन, राजा को ऐसे बन ही नहीं सकता जब तक कि ऊपर वाला नहीं चाहे। हम ऐसे थोड़े राजा बने, ऊपर वाले ने हमको बनाया है, हम देवता हैं, तुम लोग हमारी पूजा करो। ठीक है, हम जो शासक बने ऐसे नहीं बने, ऊपर वाले का विशेष कृपा से हम बने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, बलबन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। बलबन ने सर्वप्रथम क्या किया, तुर्क ए चालीसा जो संगठन था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको समाप्त कर दिया और विरोधियों की खून बहाने की नीति अपनाई, जिसे रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ देगा, लौह और रक्त की नीति को किसने अपनाया, तो बलबन ने अपनाया। और बलबन के ही दरबार में एक फारसी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वंश का गयासुद्दीन बलबन के बारे में 1266 से 1286 20 साल का शासन है। इस वंश का की स्थापना गयासुद्दीन, पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने अपने शासन में लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा और पाबोस समझ ही गए। और नौरोज जो कि पारसियों का त्यौहार है, ठीक है, उसको जो है शुरुआत किया नौरोज को। और बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। ठीक है, और इसने मंगोल आक्रमणकारी से भी दिल्ली को बचाया था, ये भी बात है। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी उस समय बलबन के समय में ही आक्रमणकारी अटैक करते थे। ठीक है, जिसको किसने बचाया था, दिल्ली को बलबन ने। ठीक है, और ये खुद को अप्सरा सियाब वंश का, शाही वंश का मानता था, जबकि यह उस वंश का था नहीं, लेकिन अपने आप को उसी का मानता था कि हम उसी वंश के हैं। होता है ना, बड़ा वंश है तो अपने आप को प्रतिष्ठा, क्योंकि उसको डर था कि हमको हम तो हैं गुलाम, हम तो हैं नहीं नीचे का, तो हमको सब ऊपर मानने से इनकार करेगा, इसीलिए अपने आप को जो है वो बड़ा वंश का बताता था। ठीक है, तो ये था आपका बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। बलबन फिर से याद कीजिए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया, बलबन ने। सिजदा और पाबोस प्रथा किसने लाया, बलबन ने लाया। और क्या बताया, नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने किया, बलबन ने किया। और क्या क्या बताए हैं, चालीसा का समाप्ति किसने किया है, बलबन ने। और क्या किया है,
राजत्व का देवी है सिद्धांत, नहीं, किसने दिया? बलबन ने दिया। यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अब आ जाइए, है सीधा तभी बताए ना, झुक करके पैर, पावोस मतलब भूल जाता, सीधा मतलब झुक करके, पावोस मतलब पैर चुम, सजदा नहीं करता, सजदा गाना नहीं सुनता है, सजदा सिजदा वही है सब। गाना गाना सुन लिया करो थोड़ा। सजदा तेरा कितना अच्छा गा रहा है। तुम लोग को अगरबत्ती भी कहीं दिखाने तो भी दिखाओगे। एक था दक्षिण भारत में पढ़ाएंगे, गंगई कोंड था ना, वो शासक था, वो जो है कन्या प्रथा शुरू किया था। उसमें क्या था कि अपनी पत्नी को पूजा करता था, ठीक है, कनगी प्रथा उसको बोलते थे, कि अपनी पत्नी को पूजा करता था, ठीक है। तो गलत क्या है, जब पत्नी पति को पूजा कर सकती है, तो आज भी वहाँ पे दक्षिण भारत मंदिर में पति पत्नी दोनों का जो है मूर्ति रहता है, ठीक है। तो सजदा करो। खिलजी वंश आ जाओ 1290 से 1320 ईस्वी, ठीक है। अरे अच्छी बात है, पढ़ो इधर। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। पूरा नाम क्या था खिलजी का? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नाम अद्भुत रहता है, बार बार देखिएगा तब याद होगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका बेटा था, इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और यह प्रथम दिल्ली का सल्तनत सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था, दक्षिण भारत को भी जीत लिया था। किसके मदद से? मलिक काफूर। एक हिजरा रहता है, ठीक है, 1000 दिनार ही उसका नाम रहता है, क्योंकि 1000 दिनार में वो खरीदता है उसको, गुलाम रहता है हिजरा, ठीक है। और उसका क्या नाम रहता है? मलिक काफूर। अभी वही ना बताया, वही रहता है जिसको 1000 दिनार में खरीदता है। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ब्रेन का तेज और वो क्रूड टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। दक्षिण भारत को कब्जा करने में पूरा मदद करता है। और यह बाजार नियंत्रण के लिए माना जाता है, जाना जाता है। सैन्य प्रथा, सैनिक का जो हुलिया प्रथा है, कितना प्यास लग गया, सब परेशान है पानी पीने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे थे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है सर्वप्रथम भारत में इसी ने लाया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण में कहने का क्या मतलब? कि आप जो है कोई भी सामान को उचित रेट पे ही बेचिएगा। ये नहीं कि लाए 5 रुपये बेच रहे 10 रुपये, फिक्स कर दिया। गेहूं आप 3 रुपये है तो सब दुकानदार 3 रुपये बेचेगा, कोई भी इधर उधर नहीं करेगा, फिक्स वो करता था। कपड़ा कितना लाना है, कितना बेचना है, वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है उसका विभाग था, वो फिक्स करता था, ठीक है। सारा व्यवस्था वो देता था, कोई जमा नहीं कर सकता है। अगर अनाज खेत में उपजाए, किसान भी अपने पास नहीं रख सकता है, खेत से ही लोड हो जाता था, सारा अनाज जो है दिल्ली पहुंच जाता था और दिल्ली से वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। और ये पहला शासक है जिसने, आप देखते हैं ना पीडीएस सिस्टम, जो जन वितरण प्रणाली, क्या बोलते हैं उसको गांव देहात में? डीलर बोलते हो ना, जो देता है आपको। तो उस प्रथा की शुरुआत उसी ने किया था और उसने सर्वप्रथम गरीबों को सस्ते में अनाज उपलब्ध कराना शुरू किया। गरीबों को या आम जनता को भी अनाज सस्ते में उपलब्ध होता था, क्योंकि वह काला बाजारी होने नहीं देता था। डायरेक्ट किसान के खेत से ही वह ले लेता था सारा। आप बस उतना ही अनाज रख सकते हैं जितना आपकी उपयोगिता है। 10 आदमी है, उसके हिसाब से दुगुना हिसाब से आपको रख लेना है, बाकी आपको खेत में ही बेचना पड़ेगा और जो रेट फिक्स है उस पर बेचना। इसीलिए वो जाना, जो खाद्य की समस्या है, भोजन की समस्या, वो दूर कर दिया। दूसरा हुलिया प्रथा लाया, जो क्या होता था कि सेना रखा घोड़ा किसी को, तुम दिखा दिया मजबूत घोड़ा, और जब युद्ध करने गया उस समय सेना जो है कमजोरा घोड़ा को लेकर चल गया या बरियों का घोड़ा को बेच लिया कहीं, ठीक है, जैसे होता है ना। तो उसको दूर करने के लिए उसने जो है घोड़ा को दागने की प्रथा शुरुआत,
छप्पा मार दिया राज्य का, गरम करके धिपा करके दाग दिया, उसमें चिन्ह हो गया कि ये राजा का घोड़ा है। जब युद्ध होगा तो वो चिन्ह देखता था कि हम इसको मारे कि किसको मारे, होता है ना, एक चिन्ह दे दिया। तो जिसमें चिन्ह होता था शासक का तो वो उसका घोड़ा था, तो उसके हिसाब से उसको जो है सैलरी दिया जाता था। उसके बाद हुलिया लाया। पहले क्या था कि बहुत लोग क्या करते थे कि अब है किसी का, नौकरी किसी को दिया, वो किसी को दिया, जागीर किसी को दिया, और उसके बदले में क्या हुआ कि जो कमज़ोर आदमी है, उसका भाई है या कोई है, वो चल जाता था युद्ध करने के लिए। लेकिन वो जिसको चूज करके जितना जागीर दिया वो आदमी नहीं जाएगा, तब तो दिक्कत है ना युद्ध में। आपका मान के चले आपको ग्रुप डी में नौकरी हुआ और आप अपने भाई को भेज दिए या एक चपरासी को रख दिए, तब तो फिर वहाँ जो ग्रुप डी का जो लायक काम है, जो वो सरकार तो पागल है फिर एग्जाम लेके आपको चूज करके रखी। वो तो उसको भी तो रख सकती थी ना 4,000 के महीना, लेकिन आपको 30,000 दे के रखी, पढ़ा लिखा आदमी क्यों रखी? तो कुछ बात है ना उसके पीछे। तो हुलिया प्रथा इसके लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ रीजन रहता है। जो भी प्रथा आई है, कुछ भी सिस्टम आया है, सबके पीछे रीजन है, बहुत बड़ा रीजन, ठीक है। उसके बाद इसको सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई है। कई बार पूछ सकता है द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसको दी गई है? अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया है, ठीक है। और इसने अलाउद्दीन अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, ये सब का निर्माण भी करवाया था। और इसमें साइड में देख रहे होंगे पद्मावती और अलाउद्दीन का भी चित्र है। राजा रतन सिंह की पत्नी रहती है पद्मावती, और यह इसको पाना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी, उसके साथ युद्ध करता है। लास्ट में जौहर दिखा करके पद्मावती जो है, जौहर मतलब समझ ही रहे हो ना, सती प्रथा, यानी आग में, जिंदा आग में जल गई। लेकिन यह अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं है। राजा रतन सिंह मारा जाता है इसके साथ युद्ध में। ये मूवी आया था पद्मावती, देख लेना, रणवीर सिंह क्या है नहीं है। तो ये सब कहानी पे बनाता है, कुछ उसमें मिर्च मसाला ज़्यादा डाल देता है, बाकी कहानी मेन थीम यही रहता है। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के भी दृष्टिकोण से और प्री के भी दृष्टिकोण से। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली काम करने का यही किया। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। 50% तक टैक्स लेता था, यानी 2 किलो अनाज हुआ तो 1 किलो यही लेता था, यानी 1 केजी में आधा किलो, 50% अनाज ये ले लेता था टैक्स के रूप में। और अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी प्रगतिशील विचार था, सोच रखने वाला शासक था, ठीक है। और दक्षिण भारत को जीतने वाला शासक रहता है। और इसने क्या किया कि देखिए, मद्यपान पर निषेध कर दिया, यानी शराब पीने पे अगर भारत में किसी ने निषेध किया सर्वप्रथम तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसके बाद अमीर जो बीच में जो त्योहार करते थे, समारोह करते थे, वैवाहिक संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया। काहे लगा, सोचो, कुछ तो रीजन ना होगा। काहे कोई भी फंक्शन पार्टी क्यों नहीं होने देता था? ये अमीर, जो इसके अमीर लोग थे, अधिकारी लोग को कहता फंक्शन नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही, जब वह मिलेगा पार्टी में तो हमारे प्रति षड्यंत्र करेगा। एक जगह पार्टी करेगा, दारू तारी पिएगा, उसके बाद षड्यंत्र करेगा। तो षड्यंत्र बोलते हैं उसको, षड्यंत्र को, वो जो संस्कृत का ख ही बोला जाता है, स्व तुम बोलते, षड्यंत्र कहो, षड्यंत्र, ठीक है, ये करेगा। इसीलिए वो बोलता था कि जितने भी आमिर हैं वो सामूहिक रूप से कोई भी चीज जो है समारोह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप वहाँ नहीं जा सकते। नहीं तो रातों रात कैसे पार्टी बदल जाती है, जहाँ 2-4 दिन देखो नीतीश कुमार देखो जा रहा था, पेपर में आ रहा था कि आजकल जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी जो है आपस में आन जान शुरू है, तखने समझ गया कि मामला कुछ होने वाला है, हुआ नहीं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया और नियंत्रण करने के लिए जो है औजार के रूप में उसका प्रयोग किया पूरे शासन व्यवस्था को। यानी गुप्तचर जो अभी जैसे होता है ना, एजेंट, रॉ एजेंट है, नहीं सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो उसी तरीक़ा से एजेंट बना करके गुप्तचर व्यवस्था बना करके किया, ठीक है। अलाउद्दीन के सैन्य अभियान, अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन उसके काजी मुगशुद्दीन ने उसे मना किया। लेकिन उसने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक विस्तार की नीति अपनाई
और उसने कई सारे विजय अभियान किया। ठीक है, तो दक्षिण का अभियान दक्षिण भारत को जीता, सैन्य सुधार किया, बाजार नीति कठोर की। ठीक है, और गुप्तचर और पुलिस अधिकारी भी जो है नियुक्त किया, और दीवाने रिसालत नामक व्यवस्था किया। ठीक है, दीवाने रिसालत, तो इसका जो काम था वह दीवाने रिसालत के माध्यम से यह बाजार को नियंत्रण करता है। कई बार पूछेगा दीवाने रिसालत क्या था, या बाजार नियंत्रण वाली जो संस्था थी उसका क्या नाम था। अलाउद्दीन, तो क्या नाम था? दीवाने रिसालत। ठीक है, और कम तौलने पर कड़ी सजा का पाबंद किया, और इसने क्या किया कि जितना कम तौलता है उतना मांस काटो, जितना कम तौलेगा उतना मांस काटो। अब जिधर से कटवाए, ठीक है, मांस काटने की प्रथा शुरुआत किया। सहना को चूक पर गंभीर शारीरिक दंड देता था। सहना जो था व्यापारी को कहा जाता है, अगर कोई गलती काम किया तो उसको शारीरिक रूप से कष्ट दिया जाता था, उंगली काट दिया, हाथ काट दिया, इस टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य का नियंत्रण अच्छे से किया। ठीक है, चलिए, तो यही था अलाउद्दीन खिलजी, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। अब आ जाइए तुगलक वंश। गुल खिले तो पर तुगलक वंश। देखो इसमें तो 4-4 लाइन है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बता देते, अगर कुछ उधर से पूछ देगा, हो सकता है बीपीएससी है, जनरल का नोट्स है, इसीलिए इसमें थोड़ा, लेकिन हम देखें कि इसी से लड़ जाता है। बीपीएससी में भी हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है ना, वो सामान्य ही पूछता है। अब पूछेगा कहाँ से? सबसे बात है कि उतना है ये है किताब में, तो पूछेगा कहाँ? यही इतना ही याद रह जाए, अभी न तुमको पढ़ा दिया तभी याद, फिर बाद में जो है पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी, तुमको याद पड़ेगा क्या? बाबर, अकबर नहीं, तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ के जाओगे, वहाँ याद होगा मोहम्मद बिन शाह तुगलक, कुछ याद हो जाएगा। तो अभी आपको आसान है, लेकिन आगे चल करके फिर भूल जाइएगा। ठीक है, तुगलक वंश आपको बताए, देखिए 1320 से 1414 ईस्वी का शासन पीरियड है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, और इसका बेटा का नाम रहता है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। और भारतीय इतिहासकार उसको पगला बादशाह के नाम से पुकारते, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, पगला बादशाह के नाम से जाना जाता। कहा है कि उसने जितना भी योजना लाया वो समय के हिसाब से असफल था। ऐसे वो योजना लाया बड़ी दिमाग से, बड़ी सोच समझ के, लेकिन समय ने उसका साथ नहीं दिया, वह योजना असफल हो जाता था। ठीक है, अब देखिए इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए दिल्ली में कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। अगर पूछे सर्वप्रथम सिंचाई के लिए, यह क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी कई बार पूछे कि कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग मार देते थे फिरोज शाह तुगलक या कुछ और मारे थे, हमको जहाँ तक याद है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था सर्वप्रथम दिल्ली में कुएं एवं, अब वो भी करता है काम, मोहम्मद बिन तुगलक भी करता है और फिरोज शाह तुगलक भी करता है। कुआं खुदवाता है, जगह जगह जो है नहर बनवाता है, और सबसे ज़्यादा लोक कल्याणकारी कृषि से संबंधित जो है वो फिरोज शाह तुगलक करता है। बागान लगवाता है फल का, फ्रूट्स का। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 शासक होते। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा का नाम रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, और उसका चचेरा भाई रहता है फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक निसंतान था, कोई संतान उसको नहीं था, इसीलिए उसके मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे आता है। ठीक है, सुनिए, बस सुना देते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, और यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया था। तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में अगर किसी ने सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत करवाई थी
वह व्यक्ति था गयासुद्दीन तुगलक। अब आ जाइए, यह क्या करता है, बंगाल का अभियान करता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद जब अराजकता फैलती है, गयासुद्दीन तुगलक उसके बाद एस्टेब्लिश्ड होता है और उसने बंगाल अभियान किया, और उसी जब बंगाल को जीतता है, जब लौट रहा होता है, तो वह कहता है समाद भेज दो, किसको, निजामुद्दीन औलिया को। वह उस समय सूफी संत थे, कि बोला कि उसको बोल दो कि हमारे आने से पहले वो दिल्ली छोड़ करके चला जाए, नहीं तो उसका खैर नहीं है। और निजामुद्दीन औलिया क्या थे, सूफी संत थे, ठीक है। मुस्लिम में जो धर्म गुरु होता है ना, जो कट्टर मुस्लिम नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, कट्टर हिंदू नहीं होते वो लोग, ठीक है। तो उसी में जो धर्म सुधार हुआ था उसमें सूफी संत होते थे, निजामुद्दीन औलिया था। तो वो बोलता है कि हुनुस्त हुजूर दिल्ली दुरस्त, हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी वह समाज कहता है कि उनको भी कह दो अभी दिल्ली बहुत दूर है, रास्ते में पहले आए वो हमको हटाने से पहले वो पहले पहुँचे दिल्ली तक। यानी यह बात से इतिहासकार को लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं अब चाल किसका है, निजामुद्दीन औलिया का। और जब वह यूपी में यानी गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे जब वो पहुँचता है उधर से, तो वहाँ पे तंबू बनाता है काठ का बहुत बड़ा, जैसे होता है ना अभी भी हम लोग विवाह शादी करते हैं, मंडप उंडप बनाते हैं बड़ा सा, ठीक है। तंबू वगैरह काठ उठ का महल बनवाया था। और कहा जाता है कि जब उसके नीचे गयासुद्दीन बलबन आता है, एंट्री करता है, कोई हाथी जो है उसको डोला देता है या किसी तरीक़ा से वो गिर जाता है, और उसके दबने से, उस मलबे से जो ऊपर से लकड़ी गिरता है, उससे गयासुद्दीन मर जाता है, ठीक है। इतिहासकार इसलिए शक के दायरे में किसको रखे, किसको, औलिया को। यही बोला था कि हुजूर दिल्ली दूर है अभी, अभी हम लोग बोलते हैं ना दिल्ली दूर है अभी, वही है कहावत है, दिल्ली दूर है अभी। कोई भी चीज़ होता है नहीं बोलते हैं अभी दिल्ली दूर है, यही बात जो है हम लोग कहावत के रूप में बोलते हैं, पहले दिल्ली पहुँचो, तो दिल्ली पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि मामला पहले से फिक्स है कैसे इसको मारना है। और मारने में कोई और नहीं, उसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, क्योंकि जिसको फ़ायदा होगा वही मरवाएगा, दूसरे को क्या मतलब नहीं। जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा तो एक से एक अजूबा काम करता है, इसीलिए तो उसको इतिहासकार पगला बादशाह बोलते हैं। जब मरता है वो तो बोलते हैं कि जनता को राजा से और राजा को, बादशाह को जनता से मुक्ति मिलती है। यानी वो अच्छा अच्छा काम लाता है लेकिन एक भी सफल नहीं होता है। सबसे पहले उसने सोचा कि हम जहाँ पे वहाँ पे बार-बार मंगोल आक्रमणकारी अटैक होगा या कुछ ऐसा करते कि बीच मिड में जाते हैं, जो दक्षिण भारत और हम नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत और साउथ इंडिया, दोनों को वहाँ से कंट्रोल कर। तो वह जगह बनाता है, कौन सा जगह, दौलताबाद, सुवर्णगिरी दौलताबाद, उसको जगह बनाता है कि वही राजधानी बनाएंगे, जितने दिल्ली के व्यापारी सब चलिए वहीं चलिए, वहीं रहिएगा, वहीं से जो है दोनों तरफ हम शासन। उसका सोच गलत नहीं, लेकिन दिल्ली के व्यापारी को वो एक एक करके या धीरे धीरे करके ले जाता तो हो सकता था वो कामयाब हो जाए, लेकिन इकट्ठे कहो कि कल जो है अब पूरा पटना खाली करके अब जो है राजधानी भागलपुर बनने वाला है, क्योंकि टाइम लगता है ना किसी राजधानी को विकसित करने, बहुत मुश्किल काम है ना, ठीक है। तो ये उसका विफल हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, दोआब में, जो दक्षिण भारत में दोआब जगह है, ठीक है, और खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, और वो गोदावरी और नर्मदा के बीच का जो है क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। दोआब ऐसे कहा जाता है, दो नदियों के बीच का स्थल, उसको दोआब कहा जाता है। तो दोआब में उसने क्या किया, कर वृद्धि कर दिया, और कर जब वृद्धि किया और उसी साल वहाँ अकाल आ गया। देखो इसका दुर्भाग्य कितना है, एक तो कर वृद्धि किया और उसी साल वहाँ अकाल आ गया, तो जनता कर देना दे नहीं सकी और जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उससे पहले उसको बहुत इनकम था, उससे पहले उस क्षेत्र में दोआब से बहुत ज़्यादा इनकम लोग को हो रहा था, लेकिन जो कि ये कर लगाया, अब मान लो GST लगाया और लॉकडाउन आ जाए तो क्या कितना डबल जो है परेशानी हो गया।
वही स्थिति अगर हम तुलना करते हैं तो वर्तमान सरकार का भी दिखता है, लेकिन चूंकि हावी है इसीलिए हम लोग आप लोग बोलते नहीं है डर से, लेकिन वास्तविकता है। ठीक है, जो जरूरी का काम था वो ना हो करके जो जरूरी का नहीं था अननेसेसरी काम हो रहा है, सिर्फ फेमस होने के लिए किसी तरीका से मीडिया का पार्ट बने। क्योंकि गरीब का भलाई करेंगे तो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन दो चार गो कुछ ऐसा काम कर दिए तो सबके नज़र में यूनिक काम आ जाएगा तो लोग हमारा एडवर्टाइज होगा। सब नाटक होता है। ठीक है, क्या कीजिए। चलिए, तो इसने क्या किया कि दोआब में कर वृद्धि किया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था उसी साल वहाँ अकाल आ गया, ये भी उसका सफल नहीं रहा। राजधानी परिवर्तन 1327 में किया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद। आज भी मुहावरा बनता है, दिल्ली दौलताबाद करते हो, दिल्ली से दौलताबाद करते हो, यानी दौड़ के इधर दौड़ के उधर करते हो, बोल देता है ना गांव में, इसलिए बोलता है क्योंकि यही चीज़ सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ की राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, फिर नहीं चला बना, फिर दौलताबाद से ले आया दिल्ली। ठीक है, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाया। संकेत, जैसे अभी का जो मुद्रा है क्या है? सांकेतिक मुद्रा है। अभी आपका जो 1000 2000 का नोट, 500 रुपया का नोट क्या सांकेतिक है? 2000 का नोट बनाने में 13.5 रुपया खर्चा पड़ता है सरकार, वैल्यू 2000 होगा तो संकेत ही हुआ ना। आपको दे दिया, कहीं दिए, भरपेट खा पी करके और पैसों लेके चल दिए। इतनी कागज देते हैं, भरपेट खिलाता है और ऊपर से जो है कागज ही है ना। अगर उस पर आज हो जाए कि आज रात को 8 बजे घोषणा कर दी नरेंद्र मोदी 2000 बंद हो गया, कल से उसका क्या वैल्यू है? कागज के भाव में, रद्दी के भाव में बिकेगा ना, नहीं। अभी जो निकल जाए किसी के घर में 2-4 पेटी जो है पुरन का हजरियार, माथे में पीटेगा, पगला जाएगा कितना। अगर मिल जाए 2-4 बक्कू, पगला जाएगा, कहेगा बाप रे पहले काहे ने मिला ये 2016 से पहले नहीं, तो उसका रद्दी भाव हो गया ना। सांकेतिक मुद्रा वही हुआ। तो अभी वर्तमान सरकार भी सांकेतिक मुद्रा ही चला, इसको चलाने नहीं है। इसने जो संकेत बनाया चीना का, जो भी है जिसका भी बनाया, कॉपर का या जो भी सांकेतिक मुद्रा, क्या किया कि लोहार सब अपने अपने घर में ढालना शुरू कर दिया। वही सिक्का अपने बना बना के टैक्स देना शुरू कर दिया। उसका कोई कीमत है नहीं। लोहा का जो है 1 रुपया 2 रुपया का चीज़, वहाँ 1000 रुपया उसका वैल्यू हो जाता था। तो उसका नकल किया जाने लगा और सरकार को पकड़ में नहीं आया कि किधर होता है, कैसे होता है। वो कोई अभी भी आपके देश में थोड़े नकल नहीं हो रहा। आपका पंटकिया होगा, जंग लग जाएगा, कितना पंटकिया नया नया तो चलेगा ना, कम से कम 2-4 साल चलेगा, उसके बाद में जंग आएगा या काला पड़ेगा तो लोग बुझ जाएगा ये डुप्लीकेट है। लेकिन जो मेन आदमी था वो तो सफल हो जाता है चलाने में, आज भी हो जाता है। आज भी जो है आपका जो है डुप्लीकेट 500 जो है नकली जाली रुपया आ जाता है मार्केट में, नहीं आता। तो उस समय आया तो कौन सा बड़ी बात। तो अभी की सरकार क्या कंसस है, कंट्रोल होता है उस पर, अभी भी चलता है। अभी भी बहुत सारा रुपया होगा मार्केट में है जो डुप्लीकेट है, वो सरकार के भी नज़र में नहीं होगा, निश्चित रूप से वो नहीं होगा। उसके बाद बचा खुचा जो समस्या था, खुरासान अभियान, मध्य एशिया की राजनीति को चेंज करना चाह रहा था ये। मिस्र का एक शासक था, इसको बुलाया था कि आओ मिलकर के अटैक करेंगे फिर राज करेंगे, लेकिन तब तक वहाँ की राजनीतिक चेंज हो गई तो वो खुरासान अभियान हो नहीं सका। तो ये सोचा चलो भाई इतना सेना को, ये क्या किया 3 लाख सेना को पहले ही जो है एडवांस दे दिया। अगले साल चलना है मध्य एशिया, इराक ईरान, और वहाँ जो अटैक करना है, तुम लोग तैयारी कर लो, तुम लोग का सैलरी हम देंगे। 3 लाख सेना को बहाली कर लिया, अटैक तो हुआ नहीं, युद्ध तो हुआ नहीं। अब 3 लाख का तो देना पड़ेगा इसको। कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, उधर नहीं मिला, चलो अब इधर चलते हैं। चीन के तरफ चला गया, हिमाचल प्रदेश के उस साइड जो कराचीन पार्ट है चीन का। और जब सेना को ले गया तो मैक्सिमम सेना उस ठंड को जो है, बर्फ को, पहाड़ी एरिया को, जलवायु को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कहा जाता है लास्ट मात्र 9 ही सेना बची थी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, बाकी सब रास्ते में ही रह गए। ये भी गया, लास्ट में मारा गया। तो इतिहासकार बोलते हैं कि सुल्तान से प्रजा को, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सुल्तान भी अच्छा करना चाह रहा था,
लेकिन कर नहीं पा रहा था। प्रजा भी बेचारा उसके चक्कर में परेशान थी, कर्ज में दब रही। ठीक है, तो ये सब समस्याएं आ रही। कराची भी समझ गए, कराची समझ गए। चलिए, अब आपका जो है कौन मोहम्मद बिन तुगलक गया, खत्म हो गया। इसके मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक बनता है, गद्दी पे बैठता है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बस 2-4 लाइन आपको बार बार पूछा है। और यह जो देखो बहुत ही, अगर देखिएगा, सबसे अच्छा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने जितना लोक कल्याणकारी कार्य किया उतना किसी ने नहीं किया। इसने सर्वप्रथम किसानों को कर्ज देने की प्रथा शुरुआत की और किसानों को कर्ज दिया भी। सहिष्णु शासक था, हिंदू मुस्लिम का जो त्यौहार में भेद नहीं रखता था, हिंदू के होली में भी पार्टिसिपेट करता था, जैन संत को अपने दरबार में रखता, संरक्षण देता था। ठीक है, और इसके दरबार में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का था, अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, मोरक्को निवासी किसके दरबार में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। और उसको इसने काजी बना दिया। काजी मतलब काजी रसलपुर। काजी रसलपुर क्यों नाम है पता है? कभी वहाँ पे जो है मुस्लिम लोगों का धर्म जो न्यायिक गुरु होता है ना, जो न्याय देता होगा वो काजी का मतलब होता है न्याय देने वाला। कुरान शरीफ के आधार पे होता है ना गाँव, जैसे अभी हम लोग बोलते सरपंच, उसी प्रकार से कभी वहाँ पे मुस्लिमों का सरपंच जो होगा न्याय करने वाला रहता होगा, इसीलिए उसको काजी कहा जाता है। नहीं कहावत है मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, नहीं, तो काजी जो है वही है, न्यायिक पीठ होता है। कानून क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा। ठीक है, इब्न बतूता को काफी सम्मानित किया और दिल्ली का मुख्य काजी यानी मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया। किसको? इब्न बतूता। वो भी क्या सोचा कहाँ आ गए, कहाँ क्या बना दिया। लेकिन आगे चल करके कुछ मतभेद हो गया और बाद में इसने इब्न बतूता को जेल में भी डाल दिया। ठीक है, और आगे चल करके फिर इसको दूत बना करके चीन भेजा। और यह कहानी इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत, जो किताब का नाम है रेहला, उसमें, रेहला नाम है, अरबी किताब है, अरबी में लिखा हुआ है, उसमें ये सब का जिक्र किया। तो मध्यकालीन इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है रेहला भी है। और वह किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा। और कहाँ का था वो? मोरक्को का था। ठीक है, अरे अभी तो बोले अफ्रीका में, मोरक्को। अब आ जाइए, इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है और इसने सबसे पहले क्या किया? जो लोन लिया था किसान, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसको माफ कर दिया। ठीक है, सबसे पहला काम किया। उसके बाद उस समय बहुत सारे कर लिए जा रहे थे, 23 से 24 कर, उसको समाप्त करके बस 4 कर को रहने दिया। खराज, खराज बोलते हैं भू राजस्व कर को, खुम्स युद्ध में लूटा हुआ माल को, ठीक है, जजिया गैर मुस्लिमों पे लगने वाला कर, जकात मुसलमानों की आय पर 2.5% का कर लगता था, वो हो गया। ठीक है, इस्लाम की वृद्धि के लिए। तो खराज, खुम्स, जजिया, जकात, ये 4 प्रकार के कर रहने दिया, बाद बाकी को इसने समाप्त कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद नहरों का जो है सिंचाई की व्यवस्था किया। उसके लिए एक सिंचाई का विभाग बनाया, सक-ए-हर्ब। क्या नाम था? ए हर्ब। हर्ब हर्बल से जैविक नहीं, हर्बल बोलते ना, हर्बल प्रोडक्ट है। तो सक-ए-हर्ब याद विभाग, सिंचाई से जुड़ा विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है, सबसे पहले बेरोजगारी के लिए, ठीक है, इसने विभाग बनाया था। अभी भी होता ना रोजगार.com, नौकरी.com, नहीं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। तो सर्वप्रथम इसने बनाया था विभाग। ठीक है, उसके बाद इसने
दीवाने बंदगान, बंदा जिसको बोलते हो दास, दास विभाग का निर्माण किया था। दीवाने खैरात, विभिन्न प्रकार के जो है गरीबों को दान देने के लिए, यानी गरीबों की लड़कियों के विवाह के लिए खैरात देता था, यानी दान देता था। रोजगार के लिए जो है एक बेरोजगारी दफ्तर बनवाया था। अस्पताल दारुल सफ़ा के नाम से बनवाया था, दारुल सफ़ा। उसके बाद 1200 बाग बगीचे बनवाए थे और ख़ास करके अंगूर की खेती को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो याद रखना है। और एक बरनी तथा शम्स ए सिराज अफीक जैसे इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया। और फिरोज शाह ने खुद भी कथा लिखा है, उसका नाम है फुतूहात ए फिरोज शाही। अगर पूछेगा फुतूहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है तो क्या बोलेंगे? फिरोज शाह तुगलक की रचना है। ठीक है, इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए एकता व्यवस्था को आनुवंशिक बनाते। तुष्टीकरण होता है कि अपने लोगों को खुश करना, अपने अधिकारियों को खुश करना, यानी वंशानुगत बना दिए। यानी आप अपने बेटा को ही बनाइए, अगर आप अधिकारी हैं आपका बेटा भी अधिकारी ही रहेगा। ठीक है, परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं तुष्टीकरण। तो अपने लोगों को खुश करने के लिए इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तो यह क्वेश्चन पिछले बीपीएससी में घुमा करके पूछा था। तो इस प्रकार से आपका कौन सा वंश खत्म हो गया? तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले दिन आएंगे। सैयद 2-3 लाइन का है, लोदी, उसके बाद आपका मुगल। ठीक है, 2 क्लास में आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। आज इतना ही रहने देते हैं।